नमस्कार साथियों, वंदे मातरम। आज हम बात करेंगे हाल ही में खबरों में बना हुआ है पेगासस जासूस मामला। तो देखिए, हम जानेंगे कि पेगासस जासूस मामला क्या है और एग्जाम के दृष्टिकोण से ये हमारे लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं पेगासस के बारे में और ध्यान से सीखना आपको एक एक बात को, ठीक है। तो सबसे पहले बात करें कि पेगासस क्या है, इस बात को समझें। पेगासस, तो जो पेगासस जो वर्ड है, जो शब्द है, ये आया कहां से? तो याद रखना, जो पेगासस जो वर्ड है ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है। कहां से आया है? ग्रीक माइथोलॉजी से। तो ये ग्रीक एक वर्ड है, ठीक है। और ग्रीक में ये माना गया है कि एक व्हाइट कलर का घोड़ा होता है जिसके पंख हैं, ठीक है, का पंख वाला घोड़ा, पंख वाला घोड़ा, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले आपको जानना है कि ये पेगासस होता कि जो शब्द है वो आया कहां से। तो आप कहेंगे ये ग्रीक माइथोलॉजी से आया है और ग्रीक माइथोलॉजी में माना जाता है कि एक व्हाइट कलर का क्रिएचर है, माइथोलॉजिकल क्रिएचर है जिसके पंख होते हैं। और ये जो क्रिएचर है, ये जो व्हाइट कलर का घोड़ा है ना, ये माइथोलॉजी में माना गया उनके कि वो आता है और जितनी भी बुराइयां हैं उनका अंत करता है और उनके वापस चला जाता है। तो ये तो रहा कि जो पेगासस वर्ड है ये आया कहां से। दूसरी बात, ये तो अच्छी बात है ना कि भाई एक पूरे संसार को आप देखेंगे कि भाई बुराइयों से इसने बचा लिया, ऐसा कुछ है। पर ऐसा है ही नहीं। हाल ही में ये मुद्दा चर्चा का विषय क्यों बना हुआ है उसको थोड़ा देखिए। तो देखिए, पेगासस है, ये एक स्पाईवेयर है। ध्यान से सुनना, मैंने क्या बोला? स्पाईवेयर है। पेगासस क्या है? एक स्पाईवेयर है। अब यहां दो शब्द हैं, ध्यान से देखिए, दो शब्द हैं। एक है स्पाई और दूसरा है वेयर। स्पाई का मतलब होता है जासूसी। स्पाई का मतलब क्या भाई? जासूसी। और वेयर का मतलब क्या है? सॉफ्टवेयर। अच्छा, तो ये जासूसी करने वाला एक सॉफ्टवेयर है। अगर जासूसी करने वाला सॉफ्टवेयर है तो इसे मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। मालवेयर की श्रेणी में रखा गया है। अब ये क्या भला है? ये मालवेयर है क्या? तो देखिए, मालवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया जाता है। याद रहेगा आपको? तो याद रखना, क्या क्या याद रखना है यहां तक एग्जाम में। जो पेगासस शब्द है वो कहां से लिया है? तो कहेंगे ग्रीक शब्द है। पेगासस क्या है? तो आप बोलेंगे कि स्पाई वायर है। स्पाई वायर है, तो ये स्पाई वायर क्या होता है? तो याद रखेंगे, इसमें जासूसी के काम में लिया जाने वाला सॉफ्टवेयर है। अच्छा, अब जासूसी के काम में लिया जाता है तो इसे किस श्रेणी में रखा गया है? तो आप कहेंगे इसे मेलवेयर की श्रेणी में रखा गया है। अब मेलवेयर होते कौन से हैं? तो याद रखना, वे सॉफ्टवेयर जिनका इस्तेमाल गलत चीजों के लिए किया जाता है। अब देखो, जासूसी के लिए किया जा रहा तो कोई विशेष अच्छा काम तो है नहीं ना, तो इसलिए याद रखना है किस कैटेगरी में है। तो आप कहेंगे मालवेयर की कैटेगरी के अंदर आता है। क्लियर है पॉइंट यहां तक? अच्छा, दूसरी बात अगर हम और समझने की कोशिश करें तो इसका निर्माण किसने किया है? जो पेगासस सॉफ्टवेयर है, वायरस है, इसका निर्माण एक तरह का, जैसे वायरस है ना, वैसे मालवेयर भी एक वायरस है, वैसे पेगासस भी एक वायरस है। तो पेगासस का निर्माण है वो एक इजरायली कंपनी ने किया है। इजराइल की एक कंपनी है, नाम आपको याद होना चाहिए। कंपनी है एनएसओ। कौन सी कंपनी है जी? एनएसओ। यहां तक आपने क्या देखा कि जो पेगासस शब्द है वो एक ग्रीक भाषा का शब्द है, ग्रीक माइथोलॉजी से लिया गया है। पेगासस है क्या? तो आप कहेंगे एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब है जो जासूसी के काम में लिया जाता है और ये गलत तरीके से अगर इस्तेमाल हो रहा है तो इसलिए इसको हम मेलवेयर की कैटेगरी में रखते हैं। अब बात आती है कि इसका निर्माण किस कंपनी ने किया। तो आप कहेंगे इजरायली कंपनी है एनएसओ। कौन सी कंपनी है? एनएसओ ने इसका निर्माण किया। तो कहा कि भाई ये एनएसओ क्यों इसका निर्माण कर रही है? तो एनएसओ जनरली जो भी सॉफ्टवेयर बनाती है वो राष्ट्र की सरकारों और एजेंसियों को बेचती है। और वो क्या कहती है कि भाई हम ये सॉफ्टवेयर इसलिए डेवलप करते हैं जिससे हम क्या है कि जो बड़े स्तर पर अनहोनी घटनाएं होती हैं, जो देश की एकता, अखंडता, इंटरनल सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से इनका इस्तेमाल किया जा सकता है, जासूसी की जा सकती है। इसलिए हम कहते हैं कि हम इस सॉफ्टवेयर को वेलफेयर के दृष्टिकोण से डेवलप करते हैं। ये एनएसओ का कहना है। तो जब इतनी अच्छी बातें हैं तो इतना बवाल क्यों कटा हुआ भाई?
अगर एनएसओ की बात माने तो वो तो कह रहे हैं कि भाई हम इसको एक वेलफेयर के तौर पे डेवलप किया है कि किसी भी राष्ट्र के खिलाफ अगर कोई साजिश रच रहा है तो आप उसकी जासूसी कर लो, है कि नहीं? तो आप बड़े आतंकवादी घटनाओं से बच सकते हो, कोई इंटरनल सिक्योरिटी को कोई प्रॉब्लम देने वाली चीजें घटने वाली हो तो उनसे आप बच सकते हो। तो ये तो अच्छी बात हुई ना, फिर इतना बवाल क्यों है? तो देखिए बवाल क्यों है उसको समझने की हम कोशिश करते हैं। पहले यहां तक के क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे कि कौन कौन से क्वेश्चन यहां से निकलने वाले हैं। पहला क्वेश्चन आपसे यही पूछा जाएगा कि पेगासस है वो किस भाषा का शब्द है, तो आप कहेंगे ग्रीक भाषा का शब्द है। ये क्या है, तो आप कहेंगे पेगासस एक स्पाईवेयर है। स्पाईवेयर का मतलब जिसे जासूसी की जाती है, मतलब गलत चीजों में इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये कैसा किस कैटेगरी में रखा गया है, ये मेलवेयर की कैटेगरी में रखा गया है। दूसरा, पेगासस जो मेलवेयर है ये किस देश से संबंधित है, किस देश की कंपनी से संबंधित है? तो आपका जवाब होगा ये इजराइल की कंपनी से संबंधित है। इजराइल की कौन सी कंपनी है, तो आप कहेंगे ये एनएसओ जो कंपनी है उससे संबंध रखता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हुआ? ठीक, अब आगे चलते हैं। देखो जरा कि इतना बवाल है क्यों, मामला क्या है ऐसा। देखो भारत में इसका इतना बवाल क्यों है। पेगासस जासूस मामला अगर आपने अखबारों में या न्यूज चैनल पे पढ़ा होगा, सुना होगा, तो आपने एक चीज देखी होगी कि भारत की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उनके प्रमुख, साथ में जितने भी बड़े बड़े जो मीडिया हाउसेज हैं, उनके जो बड़े ओहदे के अधिकारी, उनकी विपक्ष के नेताओं की, बड़ी एजेंसियों की, इन सब की जासूसी की गई, इनके नंबर ट्रैक हुए। देखो पेगासस क्या है, एक तरह का ऐसा वायरस है, ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके मोबाइल में आपकी बिना परमिशन के आता है, आपकी तमाम चैट, आपके कॉल रिकॉर्ड्स, आपकी फोटोज, आपकी लोकेशन, ये सबको हैक कर लेता है और वो इंफॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को उपलब्ध करवा देता है। तो ऐसा भारत में हुआ कि विपक्ष के नेताओं की, सुप्रीम कोर्ट के जो रिटायर्ड जज हैं या जो रजिस्ट्रार्स हैं सुप्रीम कोर्ट के, उनकी, साथ में बड़े बड़े मीडिया हाउस हैं, उनके जो अधिकारी हैं उनकी जासूसी की गई। अब जब ये मामला संसद में उठा तो संसद ने ये कहा कि भाई वैसे तो ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, फिर भी अगर आप लोग चाहते हो कि अगर आपकी जासूसी हुई है तो आपकी निजता का उल्लंघन हुआ है। अब हम देखते हैं कि ये जासूसी नेशनल सिक्योरिटी के पर्पज से हुई है या किसी और इरादे से। तो सदन के अंदर कह दिया गया कि एक समिति बना दी जाएगी, एक कमेटी बना दी जाएगी जो इसकी जांच करेगी कि भाई ये किस तरह से जासूसी हुई है। ये तो बड़ा मजाक हो गया, सरकार पे ही एलिगेशन लग रहा है कि आपने जासूसी बड़े स्तर पे की और सरकार ही सदन में कह रही है कि हम एक समिति बना देंगे, वो जो जांच करेगी कि भाई जो जासूसी हुई वो किस स्तर की हुई है, किस प्रकार की जासूसी है, उसका पर्पज क्या है। वैसे हम तो ये कह रहे हैं कि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ये सरकार का पक्ष है। तो लोग कह रहे हैं कि पागल मत बनाओ, जासूसी आप कर रहे हो और समिति का निर्माण भी आप कर रहे हो, निजता हमारी निजता का उल्लंघन हुआ है। तो हम क्या करते हैं, इस मामले को कोर्ट में लेके जाते हैं। तो देखिए भारत की सुप्रीम कोर्ट में ये मामला जब गया, सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया, तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या पक्ष रखा, ये महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट ने सबसे पहले तो एक बात कही, उसको समझने की कोशिश करता हूं। सरकार ने यहां पे कहा था कि हम एक 100 समिति का गठन कर रहे हैं, 100 समिति का गठन करेंगे और वो इसकी जांच करेगी, वो इसकी जांच करेगी। ये सरकार ने कहा, सरकार की तरफ से बात करना है। एक बात देखो, सरकार का पक्ष क्या है। सरकार ने कहा कि भाई एक 100 समिति का गठन कर दिया गया जो इसकी जांच करे। दूसरी बात, न्यायालय को इसमें दखल नहीं देना चाहिए, न्यायालय को दखल नहीं देना, न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए। क्यों नहीं देना चाहिए? क्योंकि ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने क्या पक्ष रखा, उसने कहा सुनो भाई, एक तो 100 समिति जो आप बना रहे हो, खुद आपके ऊपर ये एलिगेशन है और आप ही इसकी कमेटी बना रहे हो, तो ये न्यायालय का और भारतीय संविधान में जो न्याय के प्रति, न्याय की प्राकृतिक, जो न्याय का सिद्धांत है, प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, इस बात का उल्लंघन करती है आपकी 100 समिति वाली बात, कि आपके ऊपर ही एलिगेशन है और आप ही एक, मतलब तुम ही कोतवाल हो
और तुम ही जांच करोगे, ऐसा थोड़ी चलेगा बाबू। तो कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कि प्राकृतिक जो न्याय है उसके सिद्धांत का उल्लंघन करता है। अब प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत क्या है उस बात को समझो। प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत यह है कि न्याय न केवल किया जाना चाहिए बल्कि न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने एक समिति का गठन कर दिया और आपने इस मामले को रफा दफा कर दिया कि देखो भाई हमने तो इसकी न्यायिक जांच करवा दी है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो जो याद रखना, जो बच्चे पॉलिटिक पढ़ते हैं उनको थोड़ा समझना, कॉन्स्टिट्यूशन का एक रूल है कि प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत, जिसे हम न्याय का सिद्धांत भी बोलते हैं, उस न्याय के सिद्धांत से ताल्लुकात ये है कि न्याय केवल करना नहीं, होते हुए भी दिखना चाहिए। समाज में ये मैसेज जाना चाहिए, समाज को दिखना चाहिए कि हाँ भाई न्याय हुआ है। तुम सरकार हो तो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं हो, आपके खिलाफ भी जांच हो सकती है। अच्छा, दूसरी बात, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि आप ये कहते हो कि न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए, तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा सुनो भाई, आप ये हमारे जुडिशली रिव्यू के अधिकार को, न्यायिक जो पुनर्लोकन का अधिकार है उसको और लैप कर रहे हो, क्योंकि न्यायालय का अधिकार है वो जुडिशली रिव्यू कर सकता है। दो बातें तो ये हुई, पहला तो क्या है कि आपने जो सौ समिति निर्माण की बात की है कि हम खुद ही जांच कर देंगे, तो वो न्यायालय की प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन करता है। दूसरा, आपने कहा कि न्यायालय को दखल नहीं देना चाहिए, तो ये हमारे न्यायिक पुनर्लोकन, जिसको हम जुडिशियली रिव्यू बोलते हैं, जुडिशियली रिव्यू का भी उल्लंघन करता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो तीसरी बात है, आप राइट टू प्राइवेसी का उल्लंघन कर रहे हो। राइट टू प्रीवियसी, इसका उल्लंघन कर रहे हो, लोगों की निजता के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हो। इन तीन बातों को ध्यान में रखकर आपको ये आर्टिकल को समझना चाहिए। तो क्या कहा, सरकार ने अपना पक्ष रखा, सरकार ने कहा कि भाई ये देश की जो आंतरिक सुरक्षा है उसका मामला है, इसलिए हमने क्या किया है, ऐसी जासूसी करवाई है। अब इस जासूसी का कोई किसी की जो राइट टू प्राइवेसी है उसका उल्लंघन करना नहीं, किसी की निजता के अधिकार का हनन करना नहीं है, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इसकी प्रकृति को जांच करने के लिए एक समिति बना दी है, वो जांच करके रिपोर्ट दे देगी। तो न्यायालय ने कहा, और दूसरा इसने सरकार ने एक पक्ष और रखा कि भाई ये नेशनल सिक्योरिटी का मामला है, तो न्यायालय को इसे दूर रहना चाहिए, मतलब इसमें न्यायिक दखल नहीं देना चाहिए, इसका जुडिशली रिव्यू नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपना पक्ष रखा और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखो, सबसे पहली बात, आप न्यायालय की प्रकृति का, जो न्याय का सिद्धांत है उसका उल्लंघन कर रहे हो। और न्याय का सिद्धांत क्या है कि न्याय केवल करना नहीं, न्याय होते हुए दिखना भी चाहिए। केवल करना ही नहीं है कि न्याय कर दिया आपने, नहीं, वो होते हुए दिखना भी चाहिए, मतलब लोगों को, जो समाज है उसमें इसका इंपैक्ट भी जाना चाहिए। दूसरी बात, आपने कहा कि न्यायालय इसमें दखल ना दे, तो आप हमारे जुडिशियली रिव्यू का भी क्या कर रहे हो, उल्लंघन कर रहे हो। और सबसे महत्वपूर्ण बात, आप जासूसी कर रहे हो, तो किसी व्यक्ति की निजता का भी हनन कर रहे हो। इतने सारे मामले हैं। तो सुनो भाई, सुप्रीम कोर्ट कहता है कि ये तो हो गया तुम्हारा मामला, अब आगे से हमारी बात सुनो कि लल्ला, अगर इतनी बातें हैं ना, ये तीन तीन नियमों का आपने उल्लंघन किया है ना, तो अब समिति हम बनाएंगे, अब जो कमेटी का गठन होगा वो हम बनाएंगे। तो याद रखना, पेगासस मामले के लिए, पेगासस मामले के लिए एक त्रिसदस्यीय समिति का निर्माण किया गया, 3 सदस्य वाली समिति, 3 सदस्य वाली समिति, 3 सदस्य वाली समिति का गठन किया गया। और उस समिति का जो नाम है वो क्या दिया गया, तो आप रखना आर.वी. रविंद्रन, याद रखना, समिति का नाम क्या है, आर.वी. रविंद्रन समिति। तो अगर आपसे सवाल पूछा जाए कि पेगासस जासूसी मामले के लिए संविधान द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई, सुप्रीम कोर्ट द्वारा कॉन्स्टिट्यूट की गई 3 सदस्यीय समिति का नाम क्या है, तो आपका जवाब होगा आर.वी. रविंद्रन। कौन सी समिति है, आर.वी. रविंद्रन। अब आर.वी. रविंद्रन नाम क्यों रखा गया, क्योंकि इस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो रिटायर्ड जज हैं आर.वी. रविंद्रन, उनको रखा गया। बात समझ में आई कि नहीं, हाँ या ना बोलो, यहां तक का पॉइंट क्लियर है। तो जितने जितने क्वेश्चन यहां से निकल रहे हैं आप निकालने की कोशिश कीजिए। तो पेगासस मामले की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक कमेटी का गठन किया गया है, जो 3 सदस्यीय कमेटी है, 3 सदस्यीय समिति है, जिसका नाम आर.वी. रविंद्रन रखा गया है। यह नाम इसलिए रखा गया कि आर.वी. रविंद्रन समिति के क्या है, अध्यक्ष है। यहां तक की बात समझ में आ गई सभी, ठीक। अब यहां से एक मामला उठता है कि यहां लोगों की निजता का हनन हुआ है। अब सवाल यह है कि क्या राइट टू प्राइवेसी, निजता का अधिकार,
निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार है। सवाल ये उठता है कि क्या निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, फंडामेंटल राइट है? ये सवाल उठता है क्योंकि संविधान में हम देखते हैं कहीं पर भी डायरेक्टली ऐसा प्रोविजन नहीं है कि निजता का अधिकार एक फंडामेंटल राइट है। लेकिन इसकी भी एक पुरानी सीरीज है, पुरानी श्रृंखला है। आइए समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में निजता को किस तरह से देखा गया है, राइट टू प्राइवेसी को किस तरह से देखा गया है। देखिए दोस्तों, एक मामला है 1954 के आसपास का, ठीक है। हाँ, ध्यान से समझिए, 1954 का एक मामला है जिसके अंदर क्या है, उसी पक्ष को हम रखने की कोशिश करेंगे जिससे आप लोग अच्छे से समझ पाओ। उन्नीस के अंदर डालमिया एक कंपनी हुआ करती थी, याद रखना। कौन सी कंपनी थी? डालमिया। डालमिया। अब डालमिया कंपनी पर एलिगेशन लगे कि ये कंपनी है वो सही डॉक्यूमेंट उपलब्ध नहीं करवा रही है, डॉक्यूमेंट में क्या कर रही है, किसी तरह की गड़बड़ी कर रही है। तो क्या किया गया, डालमिया कंपनी के ऊपर जांच बिठा दी गई और उस जांच के दौरान डालमिया कंपनी के जो मालिक हैं उन्होंने कोर्ट के अंदर एक पीआईएल दायर की और उसमें कहा कि कंपनी के डॉक्यूमेंट की जांच के नाम पर ये जांच एजेंसी है वो हमारे निजता का हनन कर रही है, हमारी पर्सनल चीजों को भी जानने की कोशिश कर रही है। तो एक केस आया, उस केस का नाम आपको याद रखना है, केस है एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। और ये केस कब का है तो याद रखना 1954 का है। इस केस के अंदर कहा गया कि राइट टू प्राइवेसी, राइट टू प्राइवेसी का यहां पे जिक्र हुआ। कोर्ट के अंदर जाया गया, कहा गया कि ये हमारी निजता का उल्लंघन कर रही है। तो क्या किया, सुप्रीम कोर्ट ने एक समिति का गठन किया कि भाई जांच करो, देखो ये लोग क्या कह रहे हैं। तो आप यहां पे एक समिति बना दी गई और वो समिति है, कितने सदस्य समिति थी तो आप याद रखना, उसके अंदर 8 जज थे। 8 जज की एक बेंच बनी और उस बेंच ने निर्णय दिया कि भाई किसी एक व्यक्ति विशेष की अगर राइट टू प्राइवेसी के अंदर दखल हो रहा है और उस जांच का, उस प्राइवेसी के उल्लंघन का मुख्य मकसद है वो अगर सोशल वेलफेयर है, सामाजिक कल्याण का दृष्टिकोण से वो जांच की गई है। देखो क्योंकि पुराने वाले जज, मामला कब का है 1954 का, तो पुराने वाले जज क्या कहते थे, वो देखते थे कि संविधान में बात लिखी है कि नहीं, उसका दूसरा दृष्टिकोण नहीं देख रहे थे। मैं कोई गलत बात नहीं बोल रहा, आप समझना। तो उन्होंने देखा कि भाई संविधान के अंदर कहीं पे भी राइट टू प्राइवेसी, निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार की श्रेणी में रखा नहीं गया। तो उन्होंने पढ़ के ये कह दिया कि सुनो भाई देखो, वैसे तो ये कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है, फिर भी एक बात हम आपको समझा रहे हैं, डालमिया जी थोड़ा ध्यान से सुनिए, कि यहां पर जो जासूसी की जा रही है वो सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से की जा रही है। तो सोशल वेलफेयर के दृष्टिकोण से किसी एक व्यक्ति विशेष की जासूसी की गई हो तो वो कोई बहुत बुरी बात नहीं है। ऐसा कब कहा गया, 1954 का जो मामला था डालमिया केस वाला, जिसमें एमपी शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया वाला मामला था। तो इसका कंक्लूजन क्या निकला कि 1954 के अंदर जो निजता का अधिकार है, निजता का जो अधिकार है उसको इतनी तवज्जो नहीं दी गई, इस केस को नकार दिया गया। ठीक है, तो डालमिया के अगेंस्ट, या यूं कहें एमपी शर्मा के अगेंस्ट ये फैसला गया था। यहां तक पॉइंट क्लियर हुआ। तो ये बात थी 1954 की। अब आगे का मामला और आता है, एक दूसरा केस और आता है, अगर आपने सुना हो तो खड़क सिंह। हाँ वही खड़क सिंह के खड़कने से क्या बोलते हैं, खड़कती हैं खिड़कियां। तो एक डाकू हुआ करते थे खड़क सिंह। तो खड़क सिंह का एक मामला आया, उसमें आप जरा देखिए वो मामला क्या था। मामला है 1962 के आसपास का। खड़क सिंह
खड़क सिंह केस था उसको समझिए। कब की बात है? 1962 की। तो 1962 के अंदर एक डाकू हुआ खड़क सिंह, और खड़क सिंह की जांच के लिए जो खड़क सिंह की जो मोमेंट थे वो बड़े खतरनाक थे एक तरह से। तो क्या किया गया, सरकार ने इसको सर्विलांस पे ले लिया कि भाई इसकी जांच करो। अब इसकी जांच करो तो खड़क सिंह ने क्या किया, 1962 के अंदर केस दायर कर दिया सुप्रीम कोर्ट के अंदर और कहा कि साहब मेरे जो अधिकार है उनमें अगर आप फ्री मूवमेंट का अधिकार मेरा देखोगे, फ्री मूवमेंट स्वतंत्र मैं आ जा सकता हूं, फ्री मूवमेंट इन कंट्री, ध्यान रखना देश के अंदर, विदेश जाने के लिए नहीं, देश के अंदर। तो आप कहोगे कि जो मेरा आर्टिकल 19 के तहत, आर्टिकल 19 के तहत मुझे देश में कहीं पे भी, अपने ही देश की बात है, अपने देश में कहीं पे भी आने जाने की स्वतंत्रता है, उसके अधिकार का हनन किया जा रहा है। ये मामला था खड़क सिंह का, खड़क सिंह केस 1962 का। और आप ये कह सकते हो खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये मामला है जिसमें खड़क सिंह ने क्या कहा कि साहब मेरे जांच की जा रही है, मैं कहीं पे भी जाता हूं उस सब चीजों का पता लगाया जाता है। तो ये मामला वापस कहां गया, सुप्रीम कोर्ट के अंदर गया, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस बात को रखा गया कि खड़क सिंह ने अपना पक्ष रखा कि देखो भाई आर्टिकल 19 के तहत मुझे मिला है फ्री मूवमेंट का राइट, फ्री मूवमेंट इन कंट्री, ये राइट मुझे मिला है और इस राइट का उल्लंघन किया जा रहा है मुझे सर्विलांस पे लेके। अब वापस इसके लिए क्या बनाएगी, एक कमेटी बनाएगी, और उस कमेटी के अंदर क्या किया गया, थोड़ा ध्यान से समझना, यहां पर इसकी जांच के लिए, न्यायिक जांच के लिए एक समिति का गठन हुआ और वो 6 सदस्यीय समिति बनी, 6 सदस्यीय समिति बनी, ये थोड़ा समझना, ठीक है। 6 सदस्यीय जो समिति बनी, उस समिति के अंदर कुछ इस तरह का मतभेद, इस तरह की बातें होगी खड़क सिंह केस वाली। उसमें 5 लोगों का पक्ष तो एक अलग था और उनमें एक जज का पक्ष अलग था। कौन सा केस पढ़ रहे हैं, 1962 का, आप कहेंगे खड़क सिंह वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस के बारे में देखो, तो इस केस में क्या कहा गया कि मेरे आर्टिकल 19 का वायलेशन हो रहा है, आर्टिकल 19 के तहत फ्री मूवमेंट का वायलेशन है, मूवमेंट इन कंट्री, इन आर कंट्री, ये को इन आर कंट्री। तो इसकी जांच के लिए एक 6 सदस्यीय समिति का गठन किया गया, समझना, जांच समिति, कितने सदस्य, 6 सदस्य। इन 6 सदस्यों में से 5 सदस्य की राय अलग है और एक सदस्य, याद रखना, सुब्बारा, ठीक है। तो हमने क्या कहा कि जब ये जांच समिति बनाई 6 सदस्य की, तो उनमें से 5 सदस्य ने कहा कि जाओ ना भाई, तुमको किसने रोका, भाई तुमको कहीं जाने से सरकार रोक रही है, तुम अपने घर से कहीं बाहर जा रहे हो, पुलिस वाले लठ लेके बैठे थोड़ी है तुम्हारे लिए कि बाहर मत जाओ, जाने के लिए कहीं रोक रही है, बोले साहब जाने के लिए तो नहीं रोक रही। तो बोले फिर तुम्हारा फ्री मूवमेंट वाला आर्टिकल 19 के तहत मिला हुआ राइट किस तरह से वायलेट हुआ, किस तरह से उसका वायलेशन हुआ, किस तरह से उसका उल्लंघन हुआ। ये बात कह दी गई 5 लोगों के द्वारा कि तुम्हारे यहां पे किसी तरह का वायलेशन नहीं हो रहा, किसी राइट का वायलेशन नहीं हो रहा। लेकिन उनमें एक व्यक्ति थे, वो थे सुब्बाराव। सुब्बाराव ने ये कहा कि क्या मजाक कर रहे हो आप लोग, कोई व्यक्ति अपने घर से बाहर निकल रहा है और आप उसकी हर मूवमेंट पे नजर रख रहे हो, तो काहे का फ्री मूवमेंट इन कंट्री है। अच्छा आप यूं समझो, क्या बोलते हैं, वैलेंटाइन डे के दिन आप अपने घर से बाहर निकलो, ठीक है, और पापा को बोल के जाओ कि हम कहीं जा रहे हैं, और पीछे से आपके पापा बाइक उठा के आपके पीछे पीछे चल देते हैं। आप पूछो कि आप हमारे पीछे पीछे क्यों आ रहे हैं, क्या आप नहीं चाहते कि हम हमारी महिला मित्र से मिलने जाएं? तो वो कहते हैं नहीं 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 नहीं, ये तुम्हारा राइट है, तुम जाओ। ठीक है हम तो जा रहे हैं, लेकिन आप हमारे पीछे पीछे क्या कर रहे हो? मैंने कहा भाई मैं आपकी जांच कर रहा हूं, मैं देखूंगा, तुम जाओ मेरी तरफ से, बट मैं तेरे पीछे पीछे जांच करूंगा। मैंने कहा काहे का फिर फ्रीडम मिला, समझे मेरी बात। तो सुब्बाराव साहब यही कह रहे थे कि भाई आप हमें ये बताओ कि अगर कोई व्यक्ति फ्री मूवमेंट कर रहा है, वो कहीं जा आ रहा है, उसकी तमाम घटनाओं की आप जांच कर रहे हो, तो कि फ्री मूवमेंट हुआ कहां, राइट टू फ्री मूवमेंट हुआ कहां, आर्टिकल 19 का प्रयोग हुआ कहां, उसको राइट कहां मिला। लेकिन 5 लोग इसके विपक्ष में थे, इसलिए यह मामला भी दबा दिया गया। लेकिन याद रखना, जब जब भी कभी आगे आने वाले केसों में देखेंगे आप, तो जो निर्णय दिया जाता है उसमें सुब्बाराव का जो
पक्ष है उसको माना जाता है। तो यहां भी आपने देखा कि कहीं पे भी एक जो पक्ष रखा गया है वो संविधान में लिखे हुए आर्टिकल को ध्यान में रखते हुए दिया गया है और कोई विशेष जांच नहीं करके बोल दिया गया ऐसा है। उसके बाद में एक मामला और आता है आगे जाके 2017 का, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। 2017 में आप देखोगे तो आधार कार्ड से संबंधित एक केस आया था, 2017 का आधार केस, याद रखना 2017 का आधार केस काफी महत्वपूर्ण है, याद रखना है। 2017 का आधार केस क्या था? सरकार ने यह अनिवार्य कर दिया था कि किसी भी सरकारी कामकाज के लिए आप कहीं जाओगे, कुछ कामकाज के लिए डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी तो आपको अपना थंबनेल देना पड़ेगा, आपको अपनी आंखों का जो कॉर्निया है इसका आपको स्कैन कराना पड़ेगा, आपको अपना आधार कार्ड नंबर, आधार नंबर देना पड़ेगा। अब अगर आपने अपना आधार नंबर दे दिया, अपना थंब इंप्रेशन दे दिया, आपने कॉर्निया का जो स्कैन करवा दिया, तो आपके तो हर डेटा और हर मोमेंट किसके पास है? सरकार के पास है। तो लोगों ने एक केस दायर किया कि साहब ये आधार वाला मामला है ना, ये गलत है, हम तो नहीं बनवाएंगे आधार कार्ड क्योंकि ये हमारी निजता का उल्लंघन करता है, निजता का उल्लंघन करता है। अभी वापस मामला कोर्ट में गया। बात समझ में आई यहां तक? तो सरकार ने यहां पे जो बात रखी है उसको समझना कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ये जो मामला है ये हम इसलिए रखते हैं कि लोगों के डेटा हमें पता हो सके, पर सुप्रीम कोर्ट ने ये बात को थोड़ा अलग तरीके से लिखा। लोगों ने तो ये कह दिया कि मेरी निजता का उल्लंघन है, सुप्रीम कोर्ट इसके लिए क्या कह रहा है वो आपको समझनी। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2017 का जो आधार केस है उसकी जांच के लिए एक कमेटी बना दी और वो कमेटी है वो आपको याद रखनी है, बहुत महत्वपूर्ण कमेटी है। आधार केस की जांच के लिए एक समिति बनी, ठीक है, और समिति का नाम आपको याद रखना है। समिति का नाम था पद्दुस्वामी समिति। ये बात आपको याद रखना। और इस समिति के अंदर कितने सदस्य थे? 9 सदस्य थे। 9 सदस्य ये बेंच थी और इस समिति ने कहा कि देखो सुनो, आप इस तरह से लोगों के डेटाओं का इस्तेमाल करोगे तो वाकई आप इनकी निजता का उल्लंघन कर रहे हो, ठीक है। तो वापस मामला ये उठ के आया 2017 केस का। 2017 केस है, इसके अंदर एक खास बात आई कि भाई ये देखो तो सही कि निजता का अधिकार है कि नहीं है, निजता का अधिकार एक मौलिक अधिकार है कि नहीं, ये जांच करनी थी। तो जो पद्दुस्वामी कमेटी है, पद्दुस्वामी जो कमेटी है, इस कमेटी ने मुख्य तौर पे जिस बात पे जोर दिया वो ये दिया कि निजता का अधिकार हमारे संविधान के अंदर है या नहीं। इस बात की जांच करो सबसे पहले। बात समझ में आई कि नहीं? ठीक है, तो देखो ध्यान से समझना, इस समिति की जो रिपोर्ट आई वो विशेष थी। उसने कहा कि सुनो भाई, माना कि संविधान में कहीं डायरेक्टली ऐसा प्रोविजन नहीं है कि निजता का अधिकार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, लेकिन समिति ने कहा कि राइट टू प्राइवेसी है वो हमारे संविधान के अंदर है, प्राइवेसी हमारे संविधान में है। और कहा कैसे है? कहा आंशिक रूप से है। अगर आप आर्टिकल 19 देखोगे और आर्टिकल 14 देखोगे, आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14, इनके अंदर आप जब देखोगे तो आपको पता चलेगा कि व्यक्ति को जितनी भी स्वतंत्रताएं दी गई हैं, उन्हीं स्वतंत्रताओं में, उन्हीं अधिकारों के अंदर अगर आप इसके मूल भाव को समझोगे तो वहां पे समझा जाएगा कि आपको निजता का अधिकार है, आप अपनी प्राइवेसी को बना के रख सकते हो। बात समझ में आएगी? तो 2017 का जो आधार केस है उसके लिए समिति बनी वो, और पहली बार 2017 के केस के अंदर ये बात मानी गई कि निजता का जो अधिकार है वो भी एक तरह से हमारा फंडामेंटल राइट है, फंडामेंटल राइट है, याद रखना, मूल अधिकार है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि किस केस के अंदर सबसे पहली बार माना गया कि निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी है, वो एक फंडामेंटल राइट है जिसका प्रोविजन हम आंशिक तौर पे आर्टिकल 19 और आर्टिकल 14 के अंदर देखते हैं। तो आपका जवाब होगा 2017 का जो आधार केस है उसके अंदर, जिसमें पद्दुस्वामी समिति ने इसकी जांच की थी, इसके आधार पर उन्होंने बताया था। तो आज के सेशन में आपने जितने भी पॉइंट देखे
ये आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है, इनको ध्यानपूर्वक सुनना और इनके नोट्स बनाना। इनके बारे में और भी आप अगर पढ़ सकते हो तो पढ़िए। मैंने थोड़ा सा क्लिप्स करके मतलब थोड़ा सा आपको संक्षेप में बताने की कोशिश की है। उम्मीद करता हूं ये सब कर आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।